हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं डॉक्टर वंदना चौधरी होम साइंस पढ़ाती हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस। हमने अभी तक पढ़ा था रक्त के बारे में, रक्त की संरचना और रक्त के कार्य। तो अब हम देखेंगे कि रक्त का जमना, रक्त कैसे जमता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। जब कोई चोट लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो शरीर से रक्त बाहर निकलने लग जाता है। और जब ये बहुत अधिक रक्त शरीर से निकल जाए तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। रक्त का जमना जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है और ये क्रिया रक्त के हवा के संपर्क में आने पर जम जाने से संभव होती है, क्योंकि इस क्रिया में रक्त नलिका का मुंह थक्का द्वारा बंद हो जाता है। हवा के संपर्क में आने से और रक्त नलिका का मुंह थक्का बनकर, ब्लड क्लॉट बनकर बंद हो जाता है। रक्त के थक्के बनने की क्रिया जो है वो एक रासायनिक क्रिया है, जटिल रासायनिक क्रिया। और ये जो है, जब रक्त का थक्का बनता है तो 3 चरण होते हैं। नंबर 1, प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय होना। रक्त के अंदर प्रोथ्रोम्बिन होता है तो ये सक्रिय हो जाता है। दूसरा, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना। इसमें कैल्शियम और दूसरे फैक्टर काम करते हैं। फिर थर्ड जो स्टेप आता है, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में बदलना। मतलब रक्त में ये रासायनिक क्रिया ये 3 स्टेप्स में होती है। प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय होना, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना और फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में बदलना। जब किसी शरीर के किसी भाग पर चोट, घाव, कटने पर रक्त बहने लगता है, 5-7 मिनट में वहाँ रक्त बहना बंद हो जाता है, क्योंकि उस स्थान पर रक्त का थक्का बन जाता है। इसका कारण ये है कि रक्त वाहिनियों की नली का मुंह बंद हो जाता है, जिससे रक्त बाहर नहीं निकल पाता है। रक्त के प्लाज्मा में जो थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन नामक पदार्थ होता है, वो रक्त की फाइब्रिनोजन प्रोटीन को द्रव से ठोस में बदल देता है। क्या करता है? थ्रोम्बिन पदार्थ रक्त में जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है उसको द्रव से ठोस में बदल देता है। और फाइब्रिन की रचना महीन जाल जैसी होती है, सूत के जाल जैसी। इन्हीं जालों में रक्त के कण फंस कर उलझ जाते हैं। जैसे जैसे ये जाल सूखता जाता है, वैसे वैसे रक्त का थक्का जमता जाता है और सीरम उसमें से छनकर अलग हो जाता है। इस तरह से रक्त का थक्का कटे हुए भाग को सील कर देता है, जिससे रक्त बाहर नहीं निकलता है। इस तरह से रक्त का थक्का बनता है। और हम देखेंगे, जैसे आप देखो हमारे टेबल में हम देख सकते हैं कि ब्लड का थक्का कैसे बनता है। पूरा टेबल के द्वारा बताया गया है कैसे रक्त में रक्तवारी, फिर फाइब्रिनोजन, रक्त कणिकाएँ काम करती हैं, WBC, RBC, रक्त फैक्टर भी काम करता है। तो फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में बदलना और कैल्शियम आयन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, रक्त कणिकाएँ, और फिर ये छनकर बाहर निकलने का काम, सीरम जो है वो बाहर निकलता है, रक्त का थक्का बनता है। ये पूरा प्रोसेस, इसमें 4 से 8 मिनट का समय लगता है। जब तीनों चरण अपनी रासायनिक प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो फाइब्रिन की रचना जाल के समान हो जाती है, जिसमें ये WBC, RBC फंस जाती है, जिससे रक्त का थक्का बनता है और ये कड़ा होने लग जाता है। पीले रंग का पदार्थ है, सीरम जैसा, वो छनकर बाहर आ जाता है और ये द्रव प्लाज्मा होता है, परंतु उसमें RBC, WBC नहीं होती है। और ये जो सीरम है ये पूरे तरह से उस पार्ट को सील कर देती है, जिससे रक्त बाहर नहीं निकलता है।
फर्स्ट स्टेप को पूरा होने में 1 से 2 मिनट का समय लगता है, और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप और फिर थर्ड स्टेप। इस तरह से फिर रक्त का जब थक्का बन जाता है तो रक्त बहना बंद हो जाता है, जिससे जीवन की रक्षा होती है। अब देखते हैं कि रक्त जो है सभी में दिखाई तो एक जैसा पड़ता है, लेकिन ग्रुप सबके अलग अलग होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप क्या है, रक्त का कार्य क्या है। तो ब्लड ग्रुप जो है, ऐसा देखने पर तो ब्लड लाल सुर्ख रंग का दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में रक्त भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, और रक्त का ये वर्गीकरण ही रक्त वर्ग कहलाता है। ये जो रक्त का वर्ग है वो सबका अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि लाल रक्ताणु में उपस्थित एग्लूटिनोजेंस नामक पदार्थ होता है, उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। 4 भागों में बांटा है ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो जो ब्लड ग्रुप ए है वो ए और ओ से ब्लड प्राप्त कर सकता है, ए और ए बी को दे सकता है। ठीक है, टेबल में हमने देखा कि ब्लड ग्रुप ए जो है वो ब्लड ग्रुप ए और ओ से ले सकता है ब्लड, और ए और ए बी को दे सकता है। ठीक है, इसी तरह से ब्लड ग्रुप बी जो है वो बी और ओ को ब्लड ग्रुप दे सकता है, ब्लड दे सकता है। बी और ए बी से, मतलब बी और ओ से प्राप्त कर सकता है, बी और ए बी से ए बी को दे सकता है। इसी तरह से ब्लड ग्रुप ए बी जो ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप ए बी और ओ 4 से ब्लड ले सकता है। ठीक है, और ए बी को दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो ए बी को दे सकता है। इसी तरह से ब्लड ग्रुप ओ, ये ब्लड ग्रुप ओ केवल ब्लड ग्रुप ओ से प्राप्त कर सकता है और दे सबको सकता है। जैसे ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। इस तरह से हमने देखा कि जो ब्लड ग्रुप ओ है वो डोनर है, वो सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन ले सकता है केवल अपने ग्रुप से। तो जो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कार्य जो है वो सुयोग्य डॉक्टर की देखरेख में ही होना चाहिए, अन्यथा लाभ के बदले रोगी को हानि हो सकती है। और ब्लड जो है पूरी तरह से चेक करके चढ़ाया जाता है। रक्त का दान भी होना चाहिए। और इसके अलावा एक हम चीज़ देखते हैं, RH फैक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो RH फैक्टर क्या है? रक्त ट्रांसफ्यूजन के लिए केवल ब्लड ग्रुप की ही आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि 85% लोगों में RH फैक्टर भी होता है। मतलब जिन व्यक्तियों के ब्लड में RH फैक्टर होता है उन्हें RH पॉजिटिव कहते हैं, जिनमें RH फैक्टर नहीं होता है उन्हें RH नेगेटिव कहते हैं। RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति RH नेगेटिव वाले व्यक्ति का आपस में ब्लड नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण रक्त कोशिकाएं हीमोलाइज्ड हो जाएंगी और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। मतलब RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को यदि RH नेगेटिव वाले व्यक्ति का ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो उसकी कोशिकाएं ख़त्म हो जाती हैं, मर जाती हैं, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसी तरह से गर्भवती माँ का यदि RH फैक्टर माइनस है, नेगेटिव है, और पिता का पॉजिटिव है तो शिशु की मौत हो सकती है, मतलब गर्भपात हो सकता है। और यदि बच्चा पैदा भी हो जाता है तो उसे सीवियर एनीमिया होगा, माँ भी बीमार रहेगी, मृत्यु भी हो सकती है। अतः RH नेगेटिव माँ के लिए होना अत्यंत खतरनाक है, परंतु अगर RH नेगेटिव माँ और पिता दोनों ही हों तो बच्चे के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।
जैसे इसको हम टेबल में देख सकते हैं कि RH फैक्टर यदि पिता का पॉजिटिव माँ का नेगेटिव है तो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बच्चे की डेथ हो सकती है, गर्भपात हो सकता है। यदि पिता RH पॉजिटिव है, माँ भी पॉजिटिव है तो नॉर्मल बच्चा होगा। यदि पिता RH नेगेटिव है, माँ भी नेगेटिव है तो भी सामान्य होगा। और पिता यदि RH नेगेटिव है और माँ RH पॉजिटिव है तो भी बच्चा नॉर्मल होगा, चिंता की बात नहीं है। लास्ट में हम देखेंगे कि ब्लड के क्या फंक्शन है, ब्लड क्या क्या कार्य करता है। जैसे रक्त दाब का नियंत्रण बनाए रखता है, विभिन्न जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं यूरिया, CO2, जल, इनका उत्सर्जन करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय करता है, पोषक तत्वों को प्रत्येक अंगों, ऊतकों, कोशिकाओं तक पहुंचाना, ऑक्सीजन का संवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का ऊतकों और कोशिकाओं से संवहन करना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। इसी तरह से अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन को यथास्थान पहुंचाना, शरीर के ऊतकों, कोशिकाओं को सूखने से बचाना, ताप का नियंत्रण करना, विभिन्न तरल पदार्थों का विनिमय करना और हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करना। और लास्ट है रक्त थक्का बनाकर रक्त को बहने से रोकना। ये सारे काम रक्त के हैं कार्य। अब ये कि RBC की संख्या में यदि कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम हो जाता है, इससे एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं एनीमिया के, जैसे चोट, दुर्घटना, गर्भपात और विटामिन B12 की कमी, भोजन में आयरन की कमी, फोलिक एसिड की कमी। इसके अलावा लाल रक्त कणिकाओं का अधिक विनाश होना, अस्थि मज्जा में दोष होने पर RBC नहीं बन पाती हैं, और RBC के मर जाने के कारण भी बार बार रक्तदान करने से विभिन्न प्रकार के रोग जैसे TB है, मलेरिया है, डायरिया, टाइफाइड होने के कारण, बार बार गर्भ धारण करने के कारण, गर्भपात होने से और ऑपरेशन के कारण भी एनीमिया हो सकता है, मतलब खून की कमी हो सकती है। ठीक है, इसलिए हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। डाइट नॉर्मल लेनी चाहिए और इन परिस्थितियों से, बाकी अदर परिस्थितियों से, दुर्घटना, चोट, इन सब से बचना चाहिए। थैंक यू।